हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्टकट में जिसे हम TIR कहते हैं, उसकी कुछ एप्लीकेशंस के कहाँ कहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, मेनली ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिखी हुई हैं। देयर आर 4 मेन एप्लीकेशंस ऑफ TIR। नंबर 1 इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, के जो डायमंड की जो ब्रिलियंसी है, डायमंड जो चमकता है, वो क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा बच्चों मिराज। ठीक है ना। मिराज आप सबने देखा होगा, कभी ना कभी इसके बारे में सुना भी होगा कि रेगिस्तान में, किसी डेजर्ट में दूर कहीं किसी को पानी नजर आता है, लेकिन पास जाके देखता है तो पानी नहीं होता। इसे हिंदी में मृग तृष्णा कहा जाता है। ऐसे ही गर्मियों के दिनों में, मतलब समर टाइम पे, जब सड़क बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तब भी हमें ये देखने को मिलता है कि हाईवे पे दूर कहीं हमें लगता है, जहाँ गाड़ियाँ चल रही होती हैं, कि नीचे पानी है। तो वो उसे बोलते हैं मिराज, उस फिनोमिना को। तो मिराज के पीछे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही प्रिंसिपल वर्क करता है। सिमिलरली दोस्तों, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। ठीक है। आज के टाइम में आप इतना फास्ट इंटरनेट चला रहे हो, किसकी बदौलत चला रहे हो? ऑप्टिकल फाइबर्स की बदौलत। तो कैसे ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट को ट्रैवल करवाया जाता है, लाइट कैसे पास करती है ऑप्टिकल फाइबर्स से, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। तो पहली कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, के डायमंड जो है, हीरा जो है, इतना क्यों चमकता है? तो दोस्तों, हीरे के चमकने के पीछे का रीजन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा चमकता है TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जो डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 2.42। तो अगर मैं डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल निकालूँ, आपको फॉर्मूला पता है, कल करवाया था कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ऑफ IC, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से आप अगर क्रिटिकल एंगल निकाल लो तो क्रिटिकल एंगल बनता है 1/म्यू। इसको सारे को सोल्व करके, म्यू की वैल्यू 2.42 रख के सारा सोल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा लगभग 24.2 डिग्री आएगा। तो दैट मीन्स कि जो क्रिटिकल एंगल है डायमंड के लिए, उसकी वैल्यू बहुत कम आई है, 24 डिग्री। इसका मतलब जब भी लाइट डायमंड के इंटरफेस पे, जब लाइट मतलब एक बार डायमंड के अंदर आ गई और उसके बाद जब वो डायमंड से बाहर जाना चाहेगी, अगर वो लाइट 24 डिग्री के एंगल से ज़्यादा एंगल पे फॉल करेगी, मतलब जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसलिए लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक बार अगर लाइट अंदर एंटर कर गई डायमंड के, तो अंदर ही ट्रैप हो जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, डायमंड को कुछ इस तरह से कट किया जाता है कि जैसे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया डायमंड का, ऐसे ही। तो जो डायमंड होता है बच्चों, कि सपोज ये मेरा डायमंड है, डायमंड को कुछ इस तरह से कट किया जाता है कि एक बार जब लाइट उसमें एंटर कर जाती है, तो बार बार वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अंदर ही अंदर क्या होती रहती है? रिफ्लेक्ट। क्योंकि हर बार उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता रहता है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इसलिए हर बार लाइट क्या देती रहती है हमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट जो है एक बार तो डायमंड में आ गई, फिर अंदर ही ट्रैप हो जाती है, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और इस वजह से जो है डायमंड हमें चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके अंदर लाइट ट्रैप हो चुकी है। तो काफी सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट डायमंड से बाहर निकलती है। तो जब हम इमर्जिंग लाइट के डायरेक्शन से उस लाइट को देखते हैं, डायमंड को देखते हैं, तो हमें डायमंड में ब्रिलियंस नजर आती है, डायमंड हमें चमकता हुआ नजर आता है। तो ये कारण है दोस्तों डायमंड के चमकने का। तो क्लियर है। तो डायमंड के चमकने के पीछे भी क्या है दोस्तों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर एग्जाम में आता है तो आपने उसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है। तो इस वजह से एक बार लाइट अगर अंदर एंटर कर जाए तो ट्रैप हो जाती है, और TIR की वजह से फिर हमें वो हीरा जो है चमकता हुआ नज़र आता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड इफेक्ट की, जो है हमारा मिराज। मिराज यानी कि मृग तृष्णा। ठीक है। कि आपको कई बार
जैसे कि डेजर्ट्स में, जैसा मैंने बताया, दूर कहीं पानी नज़र आता है लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे पानी नहीं होता, तो इसे बोला जाता है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को मिराज। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना है कि दूर हमें पानी नज़र आता है। पानी क्यों नज़र आता है कि मान लिया ये रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में यहाँ पे कोई पर्सन है, ये इस पर्सन को सपोज रेगिस्तान में यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ है, इस पर्सन को इस पेड़ के नीचे पानी नजर आएगा। ठीक है, पानी क्यों नजर आएगा? क्योंकि इस पेड़ की इमेज इस पानी में इस पर्सन को दिखेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप पानी में खड़े होते हो तो आपको पानी के अंदर अपनी इमेज नजर आती है। तो इस पर्सन को क्या होगा, इस धरती पे यहाँ इस पेड़ की नीचे इसकी एक इमेज बनती हुई नजर आएगी और इसे लगेगा कि ये इमेज इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मिराज। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मिराज बनता कैसे है, कि दूर कहीं पानी नजर आता है लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कैसे, सपोज ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे एक ये हमारा पेड़ है। ठीक है, ये एक प्लांट मैंने बना लिया, मतलब ट्री बना लिया, एक पेड़ बना लिया मैंने बच्चों, ये ट्री है। अब होता क्या है, देखो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से फिनोमिना समझ में आ जाए। सपोज ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा पेड़ है। पेड़ को इस बार थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू मिराज बनता है, मतलब ऐसा नजर आता है कि इसके नीचे पानी है। वो देखो कैसे। अब होता क्या है दोस्तों, गर्म दिनों में जब गर्मियां होती हैं बहुत ज़्यादा, डेजर्ट में तो गर्मी होती है और वैसे भी जब गर्मियां होती हैं तो धरती के सरफेस के पास की जो हवा है वो ज़्यादा गर्म होती है। अगर मैं हवा को लेयर्स में डिवाइड करूं तो इस तरह से मैंने क्या बना दी, हवा की ये लेयर्स बना दी। तो ये मेरी क्या बन गई है, एयर की लेयर्स बन गई हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरी लेयर्स ऑफ एयर। तो दोस्तों होता क्या है कि गर्मी की वजह से धरती का सरफेस बहुत हॉट हो जाता है, हॉट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो धरती का जो सरफेस है बहुत गर्म हो जाता है। इस वजह से धरती के सरफेस के नज़दीक की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है, हॉट एयर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी, मतलब धरती के सरफेस के बिल्कुल नज़दीक की जो लेयर है हवा की वो सबसे ज़्यादा गर्म होगी। उससे ऊपर जाएंगे वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे और ठंडी हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे और ठंडी हो जाएगी। इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे एयर क्या होती चली जाएगी, हमारी कोल्ड होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बच्चों हमारी जो एयर है वो हॉट से कोल्ड होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी होती जा रही है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो हॉट एयर होती है और जो कोल्ड एयर होती है दोनों में बच्चे डिफरेंस है। किस चीज़ का, डेंसिटी का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि आपको पता है हॉट जब हवा गर्म हो जाएगी तो कम वॉल्यूम में, फिर कम मतलब उतनी ही वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स रह जाएंगे। क्योंकि जब आप हवा को गर्म कर दोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हवा को ठंडा कर दोगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। तो इसका मतलब ठंडी एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होता है और कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। आपको ध्यान रखना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हॉट एयर का इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोल्ड एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोल्ड एयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कम होता है और कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है कि जब लाइट एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है क्योंकि हमारी एयर चेंज हो रही है। तो होता क्या है कि जो हमारी कोल्ड एयर है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उससे नीचे वाली लेयर नीचे वाली जो लेयर है एयर की उससे थोड़ी गर्म होगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हो जाएगा। फिर नीचे जाएंगे और कम और कम और कम और कम। तो कहने का मतलब जैसे जैसे लाइट नीचे आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब अगर इस पेड़ से कोई लाइट चलती है तो वो लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, वो रेयरर मीडियम में जा रही है। और हमने पढ़ा है कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है देन इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और लाइट ऐसे नॉर्मल से अवे बेंट होगी। तो लाइट ऐसे नॉर्मल से अवे बेंट होती होती कर्व्ड पाथ में चली जाती है इस तरह से। मतलब कहने का ये है कि जब लाइट यहाँ से चलेगी, सपोज ऐसे आई, तो लाइट ट्रैवल करती करती कैसी हो जाती है, अपना पाथ कर्व्ड पाथ हो जाता है लाइट का मुड़ते मुड़ते। और एक टाइम पे जब लाइट बार बार डेंसर टू रेयर जाती रहती है, एक टाइम पे लाइट का जो एंगल है ग्रेटर हो जाता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। कि जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पढ़ी है कि पहली कंडीशन थी कि लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। तो जब लाइट इस डेंसर मीडियम से नीचे वाले रेयर मीडियम में जा रही है, एक टाइम पे एंगल बढ़ते बढ़ते ये वाला एंगल कितना हो जाता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और तब हमें कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो लाइट रे है ये इस मीडियम में जाने की बजाय अपना पाथ चेंज कर लेगी, वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। और अब लाइट उल्टा जा रही है, रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से लाइट जो है बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जब ये लाइट किसी ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी तो उस ऑब्जर्वर को यहाँ पे एक इमेज नजर आएगी इस प्लांट की, क्योंकि उसे लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे उसे इस पेड़ की एक इमेज नजर आएगी। तो उसे लगेगा यहाँ पे क्या है बच्चों, पानी है, मतलब पेड़ के नीचे पानी है, तभी उसे उस पानी में इस पेड़ की परछाई नजर आ रही है और उसे ये धोखा होगा कि यहाँ पानी है। तो इसी ही प्रोसेस को बोलते हैं मिराज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो मिराज के पीछे का क्या प्रिंसिपल है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके सामने है। जैसा मैंने बताया कि होता क्या है, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है मिराज के केस में, वो होता है हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से। कि गर्मियों में धरती का सरफेस बहुत गर्म हो जाता है, इस वजह से उसके ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा थोड़ी ठंडी होती जाएगी, और ठंडी हवा और गर्म हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क होता है। जो ठंडी हवा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जब लाइट ऊपर से ऐसे चलती है किसी पेड़ से, तो हर बार वो कोल्ड से हॉट एयर की तरफ जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से अवे बेंट होती है। एक टाइम पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। तो अब हमें देखने को मिलती है फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और लाइट अपना पाथ को रिवर्स बैक कर लेती है और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह से फिर ऑब्जर्वर को लगता है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है, तो उसे इस पेड़ की परछाई यहाँ पे नज़र आती है और उसे लगता है यहाँ पे क्या बन गया भैया, एक मिराज बन गया। तो ये है मिराज फॉर्मेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो मिराज सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा लगा आपको ये प्रोसेस मिराज। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिनोमिना जो है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में भी जो है इस फिनोमिना का यूज़ किया जाता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब आपके माइंड में आएगा कि प्रिज्म क्या है। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ प्रिज्म क्या है। वैसे तो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि प्रिज्म बेसिकली है क्या। तो प्रिज्म बच्चों क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होते हैं कुछ इस तरह से। एक ये 2D डायग्राम है एक प्रिज्म का। इसके जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आप देख रहे हो एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, कुछ ऐसा होता है बच्चों प्रिज्म एक्चुअल में। तो एक्चुअल में प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 3D में अगर हम प्रिज्म बनाएं तो 3D में बच्चों प्रिज्म कुछ ऐसा बनता है। ये सबको नज़र आ रहा है ना, दिस इज अ प्रिज्म। ये क्या है बच्चों, एक प्रिज्म है। और इसको हम जब रे डायग्राम बनाते हैं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायंगल से। ठीक, तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स क्या होते हैं, ऐसे प्रिज्म्स जो अपने अंदर से लाइट को
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हैं, मतलब अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो TIR शो करते हैं उन्हें बोलते हैं टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बनते कैसे हैं? वो बनते हैं ऐसे प्रिज्म से जिसके जो एंगल्स हैं वो कितने कितने हो, 45, 45 और 90 डिग्री। मतलब हम इसके लिए एक राइट एंगल प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। इस तरह से कुछ इस शेप का प्रिज्म हम यूज करते हैं कि उसका जो एक एंगल है प्रिज्म का वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बाकी के दो एंगल्स प्रिज्म के कितने डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री के। अभी कैसे TIR शो करता है वो देखो कि अगर मैं इस प्रिज्म पे बच्चों लाइट फॉल करवाता हूँ, सपोज यहाँ से लाइट आती है, जैसे ही अब देखो लाइट पहले तो यहाँ टकराएगी ABC, इस सरफेस पे टकराएगी AB पे। अब यहाँ लाइट दोस्तों नॉर्मली आ रही है तो बिना अपना पाथ चेंज किए एज इट इज निकल जाएगी, लेकिन जब यहाँ लाइट टकराएगी तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दो और यहाँ जो एंगल है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। और लाइट जो है फिर मतलब ये एंगल कितना बनता है यहाँ 45 डिग्री, जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो लाइट यहाँ क्या देती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब बाहर नहीं निकलती एयर में, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों लाइट आगे जाती है, यहाँ पे टकराती है। अब नॉर्मली गिर रही है तो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, एज इट इज़ निकल जाएगी। तो ये मेरे पास जो मैंने बनाया है आपके सामने, ये कैसा प्रिज्म है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो इसमें सिंपल है बच्चों, TIR का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है यहाँ पे, TIR का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ, एक बार। इसी तरह से अगर मैं इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दूं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार भी करवाया जा सकता है। वो कैसे करवाया जा सकता है कि अगर मैं बच्चों प्रिज्म को कुछ इस तरह से यूज़ कर लूँ कि जो मेरा प्रिज्म है वो मैंने कुछ इस तरह से अगर यूज़ कर लिया, इस तरह से, ठीक है, और इस पे मैंने लाइट फॉल करवाई नॉर्मली, तो यहाँ तो लाइट एज इट इज़ निकल जाएगी, यहाँ फॉल करेगी 45 डिग्री के एंगल पे, जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, फिर 45 डिग्री के एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ एक बार हो गया। फिर लाइट यहाँ टकराएगी, यहाँ पे फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। लाइट फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, बाहर वाले मीडियम में नहीं जाएगी, और इस तरह से यहाँ नॉर्मली गिरी, बिना पाथ चेंज किए ऐसे निकल गई। तो यहाँ पे कितनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, देखो दो बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यहाँ पे एक ही बार हुआ। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिज्म की TIR करवाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो अरेंजमेंट है प्रिज्म की, ये यूज़ होती है पेरिस्कोप में। ठीक है, किस में यूज़ होती है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पेरिस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है बेसिकली, जो जासूसी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जिससे हम बाहर की चीज़ देख सकते हैं। मतलब पेरिस्कोप कुछ इस तरह का होता है, एक पाइप लेते हैं हम, उस पाइप में इस तरह की शेप में एक पाइप लेते हैं, उस पाइप में एक प्रिज्म यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह से, और एक प्रिज्म यहाँ पे लगा देते हैं। तो होता क्या है कि इधर से अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उससे लाइट आती है, प्रिज्म में से टकरा के चली जाती है। मतलब ये प्रिज्म कुछ इस तरह से रखेंगे बच्चों, इस तरह से कि लाइट ऐसे आएगी, प्रिज्म में टकराएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रिज्म जो है यूज़ किए जाते हैं। पेरिस्कोप में लाइट आती है बच्चों, यहाँ पे टकराई, टकरा के अपना पाथ चेंज कर लिया, और ऐसे ही एक प्रिज्म हम यहाँ पे भी रख देते हैं, ये एक प्रिज्म यहाँ पे भी रख दिया जाता है इसी तरह का। यहाँ आती है लाइट, ऐसे टकराती है और ऐसे चली जाती है। तो पेरिस्कोप में क्या हुआ, यहाँ के ऑब्जेक्ट को यहाँ के ऑब्जर्वर ने देख लिया, तो जासूसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पेरिस्कोप को। देखो यहाँ पे दो प्रिज्म लगा दिए, ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते थे, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, TIR होगा, इस तरह से यहाँ तक दिखेगी। तो इस बंदे को ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है नीचे से ही, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा बच्चों पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप बनाने में इस तरह के प्रिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं हम लास्ट टर्म पे, नेक्स्ट एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम में जो आप इतना फास्ट इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ये इंटरनेट में सिग्नल किसके थ्रू ट्रैवल होते हैं, डाटा कहाँ से आता है सर्वर में, सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। बेसिकली होता क्या है
कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको पहले लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस लाइट को ऑप्टिकल फाइबर से पास कराया जाता है बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपको डिटेल में समझना है कि इंटरनेट कैसे चलता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है ऑप्टिकल फाइबर की। तो ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों क्या होती है, ग्लास से बनती है। ऑप्टिकल फाइबर में मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सबसे सेंटर वाला कंपोनेंट, सेंटर वाला ग्लास, जिसे बोलते हैं कोर, ठीक है। एक होता है इसके ऊपर वाली लेयर में एक और ग्लास, और इस ग्लास को बोलते हैं हम बच्चों क्लैडिंग या क्लैड, ठीक है। और ऊपर सबसे इसके क्या होती है, जैकेट, वो जिस सिंपल एक प्लास्टिक की जैकेट है जिसे शेल्थ भी बोला जाता है या प्लास्टिक जैकेट भी बोल दे जाते हैं, ये जस्ट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो बेसिकली इसमें ऑप्टिकल फाइबर है क्या बच्चों, इसमें 2 तरह के ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग। एक सेंटर में होता है ग्लास और एक उसके ऊपर होता है ग्लास। जो सेंटर वाला ग्लास है उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं सच दैट कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले ग्लास से थोड़ा सा कम होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मान लिया सेंटर में जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और उसके ऊपर जो ग्लास है ये वाला, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कितना है μ2। तो जो सेंटर वाला ग्लास है इसमें कुछ इस तरह से इम्प्योरिटी डालते हैं कि सेंटर वाले ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट शुड बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अपर ग्लास। जो ऊपर वाला ग्लास है ना कोर, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटर वाला ग्लास है मतलब कोर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है जो ऊपर वाला ग्लास है क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये पॉइंटों में होता है फ़र्क, ठीक है। तो होता क्या है, अब लाइट कैसे ट्रैवल करती है देखो इसमें से, अब इसका मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब बच्चों क्योंकि कोर का सेंटर वाले कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो कोर किसकी तरह एक्ट करेगी, एक डेंसर मीडियम की तरह। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्लैडिंग किसकी तरह एक्ट करेगी, एक रेयर मीडियम की तरह। तो अब मैं डायग्राम दूसरे तरीके से सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये सेंटर वाला ग्लास है जो हमारा क्या है कोर, और ये कोर से ऊपर वाला ग्लास है, इसको 3D में अगर समझो तो ऐसे इसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, ये है हमारा क्लैडिंग। ये मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी नॉर्मल एक्सिस जिसे बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर का। तो सबसे पहले यहाँ एयर से बच्चों लाइट आती है, ये लाइट आई, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। अब लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, मतलब लाइट यहाँ पे रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट होगी, ये हमारा नॉर्मल है। फिर लाइट बच्चों आगे जाती है, यहाँ टकराती है। अब लाइट कौन से इंटरफेस पे टकरा रही है, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस को, मतलब इससे ऊपर क्लैडिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारा हो जाता है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जब भी ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो हमें मिलती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारी जो ये रे ऑफ लाइट है ये क्लैडिंग में नहीं जाती बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है इस तरह से। फिर ये लाइट आगे जाके यहाँ टकराती है, यहाँ फिर से एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो फिर से आगे चली जाती है रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देखोगे कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट कैसे चल रही है, कोर के अंदर अंदर चल रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, इस तरह से कोर के अंदर अंदर ऐसे ऐसे लाइट चलती है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू चलती है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसके थ्रू लाइट ऑप्टिकल फाइबर से पास करती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज हमने TIR की एप्लीकेशंस पढ़ी। पहली एप्लीकेशन थी स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम बनता है, जितना है जो है 24 डिग्री के आसपास। तो इस वजह से डायमंड में एक बार अगर लाइट अंदर घुस जाए तो बाहर नहीं निकल पाती, काफ़ी देर तक अंदर ही घूमती रहती है TIR की वजह से। तो इस वजह से हमें चमकता हुआ ये नज़र आता है। दूसरी फिनोमिना बच्चों हमने डिस्कस की थी मिराज। मिराज में मैंने आपको बताया था कि दूर कहीं पानी नज़र आता है तो इस इफेक्ट को बोलते हैं मिराज। तो पानी क्यों नज़र आता है, क्योंकि हमें किसी ऑब्जेक्ट की परछाई नीचे बनती हुई दिखती है, इमेज बनती हुई दिखती है, तो हमें लगता है उसके नीचे क्या है, पानी है। और वो क्यों दिखता है, क्योंकि गर्मियों में धरती का सरफेस जब गर्म हो जाता है तो ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी, और गर्म हवा और ठंडी हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क होता है। गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से चलना शुरू करती है नीचे की तरफ तो बार बार जो है कोल्ड एयर से हॉट एयर में, कोल्ड एयर से हॉट एयर में जारी होती है, मतलब वो हमेशा डेंसर टू रेयर जारी होते हैं, तो नॉर्मल से अवे बेंट होती है। और एक टाइम पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है और वापस हो जाती है। और फिर उस ऑब्जर्वर को लगता है कि वो लाइट कहीं और से आ रही है और उसे उस ऑब्जेक्ट की इमेज नज़र आती थी। ये मैंने आपको समझाया था मिराज में।
फिर हमने टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़े, वो भी आपने पढ़ लिया अच्छे से कि कैसे उसमें से TIR होता है। फिर ये ऑप्टिकल फाइबर पढ़ी। ऑप्टिकल फाइबर में बच्चों दो मेन कंपोनेंट होता है, कोर और क्लैड, दोनों ग्लास से बनते हैं, लेकिन कोर वाले ग्लास में थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं जिससे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जब लाइट फॉल करती है कोर पे, कोर से जब वो आगे जाती है तो क्लैडिंग, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जब टकराती है तो यहाँ लाइट डेंसर टू रेयर जाना चाहती है, और अगर एंगल हो जाता है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो लाइट क्लैडिंग में नहीं जा पाती, वापस आ जाती है। तो इस तरह से लाइट जिगजैग पाथ में ट्रैवल करती है किसी ऑप्टिकल फाइबर से। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।